इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। आईएसआईएस के 2 आतंकियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। लेकिन इस खबर के साथ साथ आज चर्चा डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी होगी, जिन्होंने हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। और ये सीरिया के राष्ट्रपति कोई बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी तो होगा उन लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आप उसका इतिहास खंगालेंगे तो वो वैश्विक आतंकी भी रहा है। और अमेरिका का इतिहास रहा है ऐसे ही लोगों को डेवलप करना, अपने मकसद को पूरा करना और बाद में उनको ठिकाने लगा देना। लादेन जैसे आतंकियों को हमने देखा है। तो एक तरफ मुलाकात होती है सीरिया के राष्ट्रपति से, दूसरी तरफ आईएसआईएस के 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं मुंबई में। दोनों खबरों का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि ये 2 शक्लें आप देख रहे हैं और ये गिरफ्तार हुए हैं। पंकज जी, विस्तार से बताइए पूरी खबरें। सबसे पहले खबर क्या है वो बता देते हैं। मुंबई एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल के पास इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहले का नाम है अब्दुल फयाज शेख उर्फ डायपर वाला और दूसरे का नाम है तलहा खान। ये लोग इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 2 साल से छुपे हुए थे और इन्हें लगा कि अब भारत में सब लोग भूल चुके हैं उन्हें, तो वो मुंबई आए थे और वहां से ये पुणे जाने वाले थे अपने परिवार से मिलने। ये दोनों पुणे के रहने वाले हैं। ये केस है 2023 का, जब इन लोगों ने मिलकर, मतलब कि 2 ये थे और 6 और आईएसआई मॉड्यूल के आतंकियों ने मिलकर आईडी ब्लास्ट करवाया था पुणे में और भारत के खिलाफ साजिश रची थी, सांप्रदायिक हिंसा कराने की इनकी मंशा थी। और उसी केस के सिलसिले में 6 पकड़े जा चुके हैं। ये दोनों फरार थे। इन दोनों पर 3-3 लाख का इनाम घोषित था। ये वापस लौटे और एयरपोर्ट से ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एनआईए के द्वारा। ये खबर है। ठीक। दूसरी खबर यह है कि आईएसआईएस का मॉड्यूल भारत में सक्रिय है आज भी, और बेंगलोर मॉड्यूल इसका एक है। इसका एक पटना मॉड्यूल सामने आया था, उसके बाद एक दक्षिण भारत में तमिलनाडु का मॉड्यूल आया था, केरला मॉड्यूल। तो ये सब मॉड्यूल आज भी उसके लोग, भले ही वो स्लीपर सेल की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन सक्रिय है। हमने देखा था कि केरला में एक तस्वीर आई थी 2022 से लेकर और 2024 तक 28 लोग गए थे आईएसआईएस में शामिल होने के लिए, और जो लोग गए थे सबने पहले एक तस्वीर खिंचवाई थी। इसका मतलब यह है कि आईएसआईएस की धमक दक्षिण एशिया में हो चुकी है और बहुत पहले से है, वो काम भी कर रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि भारत के आईएसआईएस मॉड्यूल भारत में मौजूद थे और हैं भी। इसमें केरला मॉड्यूल है, बेंगलोर मॉड्यूल है, पटना मॉड्यूल है। इस तरह कई बार एनआईए की चार्जशीट में इसकी चर्चा भी हो चुकी है। अब आप सोचिए कि जो जिसे हम आईएसआईएस बोलते हैं या वेस्ट जिसे आईएसआईएस बोलता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में इसे दाइश बोला जाता है। ठीक। तो आईएसआईएस खुरासान यानी दाइश से दुश्मनी है तालिबान की, टीटीपी की, इन दोनों की दुश्मनी है। लेकिन आईएसआईएस से लश्कर ए तोयबा की दोस्ती है। वो समझिए इस चीज को। इस इलाके में आईएसआईएस को इनवाइट करने की लगातार कोशिश कर रहा है जैश और लश्कर ए तोयबा जैसा संगठन, और अफगान तालिबान को डर है कि अगर आईएसआईएस यहां आ गया तो तालिबान को उखाड़ कर फेंक देगा और आईएसआईएस का राज होगा, जिस तरह से सीरिया में हुआ है। यह कहानी का तीसरा हिस्सा जाता है ट्रंप के अरब विजिट को। आपको पता होगा कि सीरिया के जो नए प्रधानमंत्री बने उनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। वो $10 मिलियन के इनामी आतंकी थे। राष्ट्रपति राष्ट्रपति माफ जुलानी राष्ट्रपति अब क्या जुलानी, हाँ। अब क्या हुआ, ट्रंप ने 3 बातें रखी जुलानी के पास। उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारी सरकार को मान्यता देंगे, और बहुत स्मार्ट आदमी और डैशिंग आदमी ये सब वगैरह बताया। कहा कि आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है तुम्हारे यहां, उसको किसी तरह डिसमेंटल करो। अच्छा। अब जब वो राजी हो गए हैं सीरिया वाले, जरा सोचिए कि बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इसी आईएसआईएस का उपयोग किया, और आरोप लगा कि तमाम वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका आईएसआईएस को हथियार और पैसे मुहैया करा रहे हैं। जब सीरिया के किसी इलाके पे आईएसआईएस का कब्जा था तो वहां से कच्चा तेल खरीद रहा था अमेरिका, और आज जब जुलानी आ गए हैं तो अमेरिका कह रहा है कि आईएसआईएस यानी दाइश को डिसमेंटल करो। यह है अमेरिकी रणनीति। अब वो जब डिसमेंटल होंगे सीरिया में,
तो अफगानिस्तान को डर है कि पाकिस्तान से चूंकि हमारी पट नहीं रही है, तो वो आईएसआईएस को दक्षिण एशिया में लाएगा, और दक्षिण एशिया में लाएगा तो वो पाकिस्तान में भी आएंगे, भारत में भी आएंगे और अफगानिस्तान में भी आएंगे। उसी चीज को रोकने के लिए तालिबान भारत के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। वो कह रहा है कि देखो, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है दाइश को हमारे इलाके में लाना चाह रहे हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर उसे रोकेंगे। अमेरिका रोकेगा कि नहीं, मेरी गारंटी नहीं है। और ये जो जियोपॉलिटिक्स है दाइश के बहाने, आप मैं एक बात हमेशा याद रखिए, मैं बार बार और कई वीडियो में बताता हूं, CIA इज द बिगेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम आतंकी संगठनों का निर्माणकर्ता, पालनकर्ता और संहारक तीनों CIA है। अल-कायदा को किसने बनाया? CIA ने। ये तालिबान को किसने बनाया? अच्छा, मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग कौन दे रहा था? आप बोलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं दे रहा था। पाकिस्तान में तो मदरसे स्टैब्लिश किए गए, पाकिस्तान आर्मी के फौज के जवान सिर्फ इनको ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन पैसा आ रहा था अमेरिका से और मुजाहिदीन तैयार करके भेजे जा रहे थे अफगानिस्तान में रूस की सेनाओं से लड़ने के लिए। तो यहां ये किया। ये ISIS का निर्माण किसने किया? अबू बकर अल बगदादी कौन था? ये अमेरिका निर्माण करता था, पालन करता था, और अंत में संहारक भी वही है। सबको जरूरत पड़ने पे। ठीक है, मेरे को लगता है कि ये सारी चीजें सब ऑलमोस्ट लोग अब जान रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझना है कि सीरिया, अब मैं भारत के बारे में आता हूं। अमेरिका की क्लोजनेस सीरिया से हमारे लिए कितनी घातक हो सकती है, और सीरिया वाकई में अपने ISIS मॉड्यूल को छोड़ देगा, डिसमेंटल कर देगा? इतना इजी है? जैसा कि आपने कहा कि किसी की सरकार को उखाड़ना उसी के बलबूते। और दूसरी बात, NIA ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें भी कहीं ना कहीं अंदेशा जताया है कि ये जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं, ये इस मॉड्यूल को और ज्यादा भारत सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे और ये खतरनाक हो सकता है। इसीलिए समझना चाह रही हूं। देखिए, ISIS की ताकत ये थी अमेरिका की फंडिंग और यूरोप और अमेरिका से मिल रहे हथियार। अगर अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि हमें बचे खुचे मॉड्यूल को खत्म करना है, तो फंडिंग और हथियार बंद कर देगा, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो आतंकी डॉक्ट्राइन हो चुके हैं वो आएंगे हमारे इलाके में। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि वो दक्षिण एशिया में ही आएंगे, क्योंकि अगली लड़ाई अमेरिकी डॉक्ट्राइन के अनुसार अगली लड़ाई साउथ एशिया में लड़ी जानी है। वो चाहे ईरान के खिलाफ लड़ाई हो, वो हमारा ही इलाका है, या पाकिस्तान हो जहां से इनको इनवाइट किया जा रहा है, या भारत है जो कि अमेरिका के लिए चैलेंज है आज की तारीख में। आपको क्या लगता है कि ये जो शाहीन बाग वाला जो प्रकरण हुआ था वो यूं ही हो गया था, या जो शर्जिल इमाम बोल रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, वो यूं ही हो गया? दिल्ली में बैठा हुआ एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र अगर कह रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को काट देंगे और रेलवे ट्रैक पे इतना मलबा भरेंगे, वो खुद से नहीं बोल रहा था, उसको ये बताया गया था। आपने उसके बाद के इवेंट्स देखे? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस का ये कहना कि नॉर्थ ईस्ट को काट दो, या फिर ये कहना कि एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बना दो नॉर्थ ईस्ट। चाइना में जाकर बोल कर आ गए थे, चाइना में जाकर बोल कर गए थे मोहम्मद यूनुस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो इंजेक्शन है ना दिमाग में, जो शर्जिल इमाम के दिमाग में पड़ा है या मोहम्मद यूनुस के दिमाग में पड़ा है नॉर्थ ईस्ट को लेके, इन सबके जब डॉट्स कलेक्ट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं मास्टर कोई और दिखेगा आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगली लड़ाई अमेरिका की इस खित्ते में है, साउथ एशिया में। और साउथ एशिया में रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन हो चुका है, वहां ISIS के लोग देखे जा रहे हैं। हमने ढाका की सड़कों पर दाइश के लोगों को देखा है, घोड़े पर सवार होकर वो रैलियां निकाल रहे थे। हमने देखा है कि हमास के आतंकियों को पाकिस्तान में कैसे इनवाइट किया जाता है, या ISIS के लोगों को कैसे इनवाइट कर रहे हैं। आपको ये सब अचानक लग रहा है? नहीं। अगर आपको शाहीन बाग आंदोलन, ये ISIS का प्रेजेंस, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तख्ता पलट, स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट, ये सब अगर अलग अलग घटनाएं लग रही हैं तो आप बेवकूफ हैं। इन सारे घटनाओं का डॉट्स जोड़िए तो डॉट्स आते हैं ये कि पहला टारगेट ईरान, और दूसरा भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को कर्टेल करना। ये भारत के अंदर ऐसा कोलाहल पैदा करना चाहते हैं, वो दिन से करना चाहते हैं, जॉर्ज सोरोस से लेकर किसान आंदोलन से लेकर शाहीन बाग से लेकर, वो ऐसा कोलाहल पैदा करना चाहते हैं जिससे कि भारत का विकास दर थम जाए। और हमारे देश के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स को बकायदा फंडिंग हो रही थी।
ये बहुत सारे एनजीओ की फंडिंग रोकी है सरकार ने, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मीडिया हाउसेज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फंडिंग लगातार जारी। कोई इतने पैसे क्यों लगा रहा है? आखिर कोई एक बुढ़ा 80 साल का जॉर्ज सोरोस क्यों कह रहा है कि मैं $2 बिलियन खर्च करूंगा? ये सब अलग अलग प्रकरण नहीं है, ये प्रकरण है एक बड़े बिग गेम का हिस्सा है, और बिग गेम का हिस्सा में सीआईए बहुत भूमिका निभा रहा और भारत प्रभाव में आने वाला है। ये सब तो गिरफ्तार जो हुए हैं ना, ये सब तो पैदल सिपाही हैं जी उनके, बड़ा दिमाग किसी और का है। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि आतंकी पकड़ा गया, अरे ये सब पैदल सिपाही हैं, बहुत छोटे रिक्रूट हैं। ये क्या करेंगे? कुछ और लोगों को रिक्रूट करेंगे, उन्हें रेडिकलाइज करेंगे, इन्हें मरने के लिए, फटने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन बड़ा दिमाग कहां से चल रहा है उस चीज को समझिए। मिडिल ईस्ट में और सीरिया वगैरह में लड़ाई खत्म हो चुकी है, रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगला वॉरफील्ड जो होगा वो साउथ एशिया होगा और ईरान सबसे पहले निशाने पर है। और ईरान से लड़ने के लिए एक सुन्नी रेडिकलाइज ग्रुप तैयार करने की जरूरत है जो कि वहां के शिया पॉपुलेशन से लड़ सके। ईरान शिया है और सुन्नी रेडिकलाइज कहां से मिलेंगे? इनको पाकिस्तान से मिलेंगे, इनको बांग्लादेश से मिलेंगे, भारत के कुछ लोग मिलेंगे। ये गेम शुरू हो चुका है। जब बाद में धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होगी तब लोगों को समझ में आया कि ये जो बोल रहा है आज, वाकई 2 साल 4 साल पहले इसने कहा था ये बात। ठीक है, और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि सिर्फ 2 आतंकियों का पकड़ा जाना ये सिर्फ इतनी खबर भर नहीं है, इसे हर पैमाने से हमें समझना होगा। फिलहाल पंकज जी, इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे फिर चर्चा करेंगे किसी और टॉपिक पर। फिलहाल आप इस खबर को लेकर इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।